टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले होता है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर हम एक दो वर्ड्स कॉमन से होंगे, जैसे टीचिंग, जैसे लर्निंग। एजुकेशन है, उसके अंदर जो टीचिंग है वो एक तरीका है जिससे एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, लर्निंग, सीखना किसी चीज को, वो अचीव किया जाता है। इसके अंदर पढ़ेंगे मतलब कुछ अप्रोचेस एजुकेशन की, और है ना किस मतलब मेजर फिलोसफीज पढ़ेंगे कि कुछ लोग थे वो एजुकेशन को किस तरीके से लेते थे। एजुकेशनल प्रोसेस है इज बेस्ड ऑन 3 की क्वेश्चंस। सबसे पहले व्हाई, हाउ एंड व्हाट। व्हाई, हाउ एंड व्हाट, क्यों, कैसे और क्या। जो व्हाई है वो मतलब उसमें एक इंसान का पता चलता है कि भाई वो क्यों पढ़ रहा है, उसका पर्पस, उसका एम, है ना। और जो हाउ है मतलब कैसे, अब उसे पता चल गया कि मतलब उसे क्यों पढ़ना है, वो कैसे पढ़ेगा, वो मेथड्स और टेक्निक्स वगैरह बताती है कि उसका तरीका। और व्हाट, व्हाट मतलब क्या, मतलब क्या पढ़ेगा, क्या कंटेंट, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, ये सब मतलब जो सोसाइटी की नीड है वो बताती है। तो अगर हम पहले वाला देखा जाए तो जो क्यों है उसका सवाल कौन देता है, फिलोसफी। फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र। हाउ, कैसे, कैसे का जवाब कौन देता है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान द्वारा दिया जाता है इसका जवाब। और जो क्या है व्हाट, उसका जवाब कौन देता है, सामाजिक आवश्यकताएं ये बताती है कि हमें है ना हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो एजुकेशन है वो दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक शास्त्र पर आधारित है। फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल बेसिस पे बेस्ड है क्या, एजुकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के बारे में, आइडियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं आदर्शवाद। बेसिकली ये एक वर्ड लिया गया है, आइडियलिज्म आइडियल वर्ड से आया गया है। और जो आइडियल वर्ड है मतलब उसका मतलब आदर्श होता है। इसके अंदर जो मेन एम्फेसिस होता है कि मतलब जोर किस पे दिया जाता है, माइंड, स्पिरिट, सेल्फ, मन को, खुद को, स्व को, और है ना मतलब आत्मा को। उनका जो आइडियलिज्म जो लोग मानते थे उनका ये मानना था कि सिर्फ माइंड, स्पिरिट और सेल्फ यही मतलब है ना मदद करती है हमें रियलिटी को समझने के लिए। तो आइडियलिज्म वाले जो लोग होते थे वो माइंड और स्पिरिट में बिलीव करते थे। ये मानते थे कि जो माइंड और स्पिरिट है मतलब जो मन और आत्मा है वही अल्टीमेट रियलिटी को मतलब है ना बताती है, या ना कि ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, चीज़ों वाला वर्ल्ड है, वो नहीं बताता है। तो उनका मतलब मेन जो फोकस था वो मन पे और है ना स्पिरिट पे था, फिर मतलब आत्मा पे। तो उनका प्रिंसिपल क्या था, जो माइंड और स्पिरिट है अल्टीमेट रियलिटी को कंस्टिट्यूट करती हैं। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन का मकसद क्या होता है कि एक जो शिक्षार्थी है, बच्चा है, उसके अंदर मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करना होता है एजुकेशन का पर्पस। तो बेसिकली आइडियलिज्म जो लोग होते थे वो स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद में यकीन करते थे। उनका मानना क्या था कि द यूनिवर्सल माइंड और गॉड, उनको वो सोर्स हैं सारे क्रिएशन के, नॉलेज के और ट्रुथ के। और ह्यूमन possesses a superior spiritual nature expressed through the intellectual development। तो जो ये आइडियलिज्म में जो लोग थे उनका सीधे से ये मानना था कि भाई है ना जो गॉड होता है, गॉड या फिर यूनिवर्स, वो सेंट्रल है और उसी ने सब कुछ क्रिएट किया है। और जो गॉड है उसने ह्यूमन को क्रिएट करा है, जो कि जिसका सुपीरियर मतलब वो सुपीरियर क्रिएशन है गॉड की। ये आइडियलिज्म वाले लोगों को मानना था। अब आइडियलिज्म को कौन कौन से लोग मानते थे, तो वो मानते थे प्लाटो, इमैनुअल कांट और फ्रेडरिक फ्रॉवेल, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और सर अरबिंदो। ये लोग मानते थे इसको, इसको आइडियलिज्म को। अब नेचुरलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकृतिवाद बोलते हैं। ये एक फिलोसॉफी है, दर्शन शास्त्र कह सकते हैं इसको। जो ये मानते थे कि जो नेचर है वो अकेला मतलब सारी पूरी एंटायर रियलिटी को मतलब बताता है। कहने का मतलब ये है कि उनका ये मानना था कि जो चीज रियल क्या है, जो चीज हमें दिख रही है वही सच है। जो चीज जिस चीज को हम देख सकते हैं वो सच है। जैसे जो आइडियलिज्म वालों को मानते थे कि जो आत्मा है वो भी है, लेकिन नेचुरलिज्म मानते थे कि जो मूर्ति है भगवान की वो सच है मतलब। लेकिन वो जो आत्मा वगैरह में नहीं मानते थे, वो अध्यात्म में नहीं मानते थे। कौन, नेचुरलिज्म, है ना। वो वही चीजों को मानते थे जो दिख रही है, जो नेचर के अंदर है उस तरीके से। तो जो इट एम्फसाइजेस द मटेरियल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉस एज हैविंग द अल्टीमेट रियलिटी।
तो जो नेचुरलिज्म लोग थे उनका मानना था कि जो चीज़ हमें दिख रही है वही सच है और वही अल्टीमेट रियलिटी कंसिडर करती है। और इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, मैटर एंड नेचर जो है वो सेंट्रल है। तो ये जो लोग थे नेचुरलिज्म वाले, वो स्पिरिचुअलिज्म को और जो सुपर नेचुरल थिंग की उसको मतलब रिजेक्ट करते थे, मतलब वो मानते नहीं थे इन चीज़ों में। जो एजुकेशन था अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म का अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का एम क्या है, नेचुरल डेवलपमेंट किसका, चाइल्ड का, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो एक चाइल्ड का नेचुरल डेवलपमेंट एजुकेशन का एम होता है। और पहले वाले के अंदर क्या था कि मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एक चाइल्ड के अंदर मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट, ये था आइडियलिज्म। जो नॉलेज है, सेंसेस हैं, उससे एक्सपीरियंस करेगा एक जो भी है शिक्षार्थी। जैसे मान लो कहीं आग जल रही है, एक बच्चा है वो जाता है आग के पास, अब उसे पता नहीं है कि भाई आग खतरनाक है, थोड़ा सा अगर उसके आग में उंगली दी और उसको जल गया तो उसके सेंसेस के पल चल गया। अब आग में नहीं जलाएगा खुद के हाथ को, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा, वो सेंसेस से एक्सपीरियंस करेगा पेन को। वो नेचर के अंदर उसे ये समझ में आ गया कि हाँ मतलब ये थोड़ी डेंजरस चीज़ है इस तरीके से। तो जो नेचुरलिज्म जिन लोगों ने अपनाया था उनमें से उनके नाम क्या है, वो थे जीन जैक्वेस रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर और रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म को बोलते हैं व्यवहारवाद। जो प्रैग्मेटिज्म है वो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से प्रैग्मा, जिसका मतलब होता है एक्शन या फिर प्रैक्टिस। इसका जो मेन फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि मतलब प्रैक्टिस और एक्शन मतलब यूजफुल होता है। और इसका जो प्रैग्मेटिज्म होता है व्यवहारवाद, उसका की आइडिया ये है कि कोई भी चीज़ जो यूजफुल होगी वो अच्छी होगी, और कोई भी चीज़ जो अच्छी होगी वो यूजफुल होगी। वॉट एवर इज यूजफुल इज गुड एंड वॉट एवर इज गुड इज यूजफुल। ये किसका मानना था, प्रैग्मेटिज्म। कि कोई भी अच्छी चीज़ काम की और कोई काम की चीज़ अच्छी है, मतलब उनका जो मेन कीवर्ड था वो यूटिलिटी था। और जो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा जो है वो एक्शन और प्रैक्टिस बताता है। अब जो प्रैग्मेटिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे, फोकस ऑन एक्टिविटी, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रैग्मेटिज्म लोगों को मानना था कि भाई एक्टिविटी, एक्सपीरियंसेस और लर्न करने से चीज़ों को किया जा सकता है। तो बेसिकली उनका मानना था कि करो और सीखो। Humans are active beings and capable of solving problems through experiments and scientific. सो जो व्यवहारवाद लोगों का था उनका ये मानना था कि भाई एक मनुष्य जो है वो एक सक्रिय प्राणी है, और है ना वो किसी भी समस्या को हल कर सकता है। कैसे हल कर सकता है, एक्सपेरिमेंट से, साइंटिफिक तरीके से, मतलब वो सॉल्व कर सकता है। तो नॉलेज है इवॉल्व्स थ्रू इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। जो शिक्षा है वो नेचर के साथ, मतलब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने से और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने से इवॉल्व होती है, मतलब और ज़्यादा बेहतर पड़ती है। एजुकेशन शुड एम्फसाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रियल लाइफ सिचुएशन। जो एजुकेशन है उसको, उसके अंदर है ना हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर कैसे एक प्रॉब्लम को हम डील करेंगे, उस चीज़ पे है ना फोकस करना चाहिए एजुकेशन को। जो फिलोसोफर्स इस फिलोसफी में मानते थे, कौन सी, व्यवहारवाद, उनके नाम है जॉन डेवी, विलियम एच किलपैट्रिक। कंस्ट्रक्टिविज्म का हिंदी मतलब होता है रचनावाद। और कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर जो शिक्षार्थी होता है उसे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकता है। मतलब बेसिकली अगर कहा जाए कि जो एक लर्नर है वो कंस्ट्रक्ट कर ही लेता है ज्ञान को। Constructivism is learning theory that states that learner actively construct their own knowledge through experiences and interaction with their environment. तो जो एक लर्नर है वो अपने एक्सपीरियंसेस से और जो इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसका, उससे नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर ही लेता है। एक्सपीरियंसेस से, जैसे मान लो कोई भी एक टीचर है, उसने है ना हमें कुछ समझाया, अब हमने नोट्स लिखे और घर जाके हमने रिवाइज करा। तो पहले जब हम पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ी चीज़ें भूल जाएंगी, लेकिन हम दूसरी बार उसको रिवाइज करेंगे और फिर तीसरी बार भी रिवाइज करेंगे तो दूसरी बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर तीसरी बार में और डीप में समझ में आ जाएगा, और चौथी बार में तो इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किसी पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने कंस्ट्रक्ट करी नॉलेज को, इससे एक्सपीरियंस है। जो आइडिया था वो ये था कि जो लर्नर है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और जो कि नॉलेज बिल्ड करता है बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन और एंड ऑर्गेनाइजिंग इट थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू डेवलपमेंटल स्टेज। ये डेवलपमेंटल स्टेज में कंस्ट्रक्ट की जाती है। जितना मतलब हम
चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे। जैसे कि अगर शुरुआत में जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें तो थोड़ा एक्स्ट्रा समझ में आता है। फिर हम तीसरी बार पढ़ते हैं तो हमें और ज़्यादा समझ में आता है। तो नॉलेज जो है, जो शिक्षा है, वो डेवलपमेंट स्टेजेस के में कंस्ट्रक्ट की जाती है ना? कि भई हम शुरुआत में कम आएगा, फिर और ज़्यादा आएगा, फिर इस तरीके से। तो ग्रेजुअली ऑर्गेनाइजिंग रिफाइनिंग देयर अंडरस्टैंडिंग। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और रिफाइन करते हैं हमारी समझ को। जो लोग इसके अंदर मानते थे वो कौन थे? एक तो था जीन पियागेट और दूसरा था ब्रूनर। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म के बारे में, ह्यूमनिज्म को हिंदी में कहते हैं मानवतावाद। ह्यूमनिज्म इज अ फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र है, that emphasizes the dignity, welfare and the potential of all humans। तो जो ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद है, उसका जो मेन फोकस इस चीज़ पे था कि मतलब लोगों का जन कल्याण, लोग अपनी पूरे पोटेंशियल पे काम कर सकें और लोग दूसरों को भी मदद करें। इस तरीके से मतलब ह्यूमनिज्म वाले लोग इस चीज़ को ज़्यादा मानते थे। एक तरीके से कह सकते हैं इंसानियत। इट बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल डेवलप देयर फुल पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। तो जो ये मानवतावाद को जो लोग मानते थे वो ये मानते थे कि जो शिक्षा है वो एक इंसान को डेवलप करती है उसके फुल पोटेंशियल पे काम करने के लिए, ताकि वो जन कल्याण में अपना योगदान दे सकें। अब इसके प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रमोट करते हैं इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल के अंदर। इसका जो मेन एम होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आत्मबोध। हेल्पिंग पीपल रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। वो जितनी लोगों की मदद करेंगे उतने ज़्यादा अपने पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। Advocates cooperation, mutual tolerance and social understanding. Encourages personal growth, क्रिएटिविटी एंड बिल्डिंग पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप। अब जब ये जो मानवतावाद है वो ह्यूमनिज्म जो है फिलोसॉफी, मतलब दर्शन शास्त्र, वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि भाई इंसान अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करके लोगों की मदद करे, और वो लोगों की मदद करेगा तो एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे उनके अंदर, मनुष्य के अंदर। इसके जो थिंकर्स थे वो ये दोनों थे, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर। अगली जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म है, वो फिलोसफी है जिसका एम्फेसिस किस पे डाला गया था, इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस पे, फ्रीडम पे और पर्सनल चॉइसेस पे। इट हाईलाइट्स द यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेप वंस ओन लाइफ। कहने का मतलब ये है कि भाई एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर जो एक मनुष्य होता है, मतलब एक बच्चा जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, उसे फ्रीली छोड़ देना चाहिए। मतलब उसको फ्रीली छोड़ने का मतलब ये है कि जैसे कि है ना, किसी बच्चे का है ना पढ़ाई के अंदर मन नहीं है, लेकिन अगर हम उसे चॉइस दें कि भाई है ना वो फ्रीली उसको जो पसंद है वो कर सकता है, तो हो सकता है उसका जो टैलेंट है वो आर्ट में निकल के बाहर आए, या फिर वो किसी स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा हो। तो फ्रीडम देनी चाहिए एक बच्चे को चूज़ करने की, है ना। जो इंडिविजुअल जो एग्जिस्ट करता है उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए चूज़ करने की, ताकि उसकी जो यूनिकनेस है, जो उसके अंदर एक यूनिकनेस क्वालिटी जो है वो बाहर निकल के आए। इसका जो प्रिंसिपल है ये फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करता है, और ये एनकरेज करता है ऑथेंटिक लिविंग एंड सेल्फ डिस्कवरी। जब हम एक स्टूडेंट को फ्रीडम देंगे और पर्सनल चॉइस मौके देंगे चॉइसेस के, कि भाई तुम चूज़ कर सकते हो, तब वो अपने आप को डिस्कवर करेगा कि भाई वो इस चीज़ में अच्छा है, वो इस चीज़ में भी अच्छा है, डांस वगैरह जो भी। तो स्टूडेंट मस्ट फाइंड देयर ओन मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। जितनी फ्रीडम चॉइसेस हम एक स्टूडेंट को देते हैं, उसके थ्रू एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी का मतलब और पर्पस फाइंड करता है। थिंकर्स थे इस फिलोसॉफी के, वो ये तीनों थे। अगला जो है वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को हिंदी में बोलते हैं आचरण। Behaviorism is a learning theory that assumes that learner is a passive organism। जो behaviorism है वो एक learning theory है जो ये मानता था कि जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, वो एक निष्क्रिय जीव है, who can also shaped or conditioned through stimulus and response। मतलब एक जो विद्यार्थी है, मतलब कोई भी एक लर्नर है, उसको है ना जो टीचर है वो अपनी मतलब सिखा सकता है, कुछ भी कोई भी चीज़ है वो उसको सिखा सकता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे सिखाना कि भाई ABCD वगैरह, तो एक जो बच्चा है उसका बिहेवियर चेंज करना, कि मतलब वो किसी को ऐसे मार रहा है तो उसको बोलना कि भाई ये चीज़ सही नहीं है,
तो बिहेवियरिज्म ये बताता है लर्नर occurs थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर इज चेंज थ्रू प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट। जब एक छोटा बच्चा होता है उसको अंदर उसकी यही तो प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है स्कूल के अंदर भेज के कि भाई बिहेव करना, कैसे बिहेव करना है, रूल समझाया जाता है इस तरीके से। तो बिहेवियरिज्म वाले लोगों को ये मानना था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर जो है, मतलब जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर था बिहेवियरिज्म का, वो कौन था? वो था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जो बिहेवियरिज्म में जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो थॉर्नडाइक के 2 लॉज थे, मतलब थॉर्नडाइक 2 चीज़ों में मानता था। पहला था कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिस लॉ स्टेट्स that learning becomes stronger with practice and repetition. Practice makes learning stronger. तो जो पहला लॉ था वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, जो ये मानता था कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। और दूसरा था लॉ ऑफ इफेक्ट। कहने का मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या माना था? दिस लॉ स्टेट्स दैट responses followed by satisfaction are more likely to occur again while responses followed by discomfort are less likely to occur again. जो प्लेजर है वो स्ट्रेंथन करता है बिहेवियर, जो कि पेन वीकर करता है इसको। कहने का मतलब ये था लॉ ऑफ इफेक्ट ये बताता है कि जो प्लेजर और पेन होता है वो कारण होते हैं, मतलब जो हमारे प्रीवियस बिहेवियर जो था उसके अंदर जो हमें एक्सपीरियंस हुआ प्लेजर है, पेन, वही हमारा जो भविष्य का जो व्यवहार है उसे डिसाइड करेगा। हम बड़ी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो क्या है? इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फसाइजेस दैट होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाले लोग थे वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो पूरा है वो पार्ट्स है उससे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर एक पार्ट है आँख, नाक, ये पार्ट्स हैं, लेकिन जो एक ह्यूमन बॉडी है पूरी की पूरी वो बड़ी होती है, पार्ट्स हैं। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का मानना था। गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे वो बिलीव करते थे दैट लर्निंग एंड परसेप्शन अकर्स एज ऑर्गेनाइज्ड होल्स रेदर देन एज अ सेपरेट एलिमेंट। वो ये मानते थे कि मतलब हम जो लर्निंग है वो एक तरीके से होल है, मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे हमने छोटी छोटी चीज़ें सीखी, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें सीखी, अब जब हम उनको कंबाइन करेंगे तब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक हम परसेप्शन दे सकते हैं। लाइक एक वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी बात जान के, मतलब वो नहीं करना चाहिए वैसे। तो जो होल पूरा है वो आधे से ज़्यादा होता है, ये इनका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ये मानना था। इनकी ये मानना था कि जो परसेप्शन इज होलिस्टिक, वी परसीव ऑर्गेनाइज्ड होल्स नॉट आइसोलेटेड आइटम्स। जो परसेप्शन होता है, धारणा, परसेप्शन मतलब धारणा होती है। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने धारणा को महत्व दिया था कि भाई कोई भी जो धारणा होती है वो पूरे जो होल होता है जो ऑर्गेनाइज करके किया जाता है उस पर दी जाती है, ना कि एक एलिमेंट पे, आइसोलेटेड वाले पे। हाईलाइट सडन इनसाइट लर्निंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं वो अपनी अंतर्दृष्टि से। अब इन लोगों का क्या मानना था, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी था, जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था, न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम बार बार प्रैक्टिस करके नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है कि हम है ना प्रैक्टिस करे जा रहे हैं और वो हमें आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स लर्निंग को प्रैक्टिस के अलावा अंतर्दृष्टि से, मतलब अगर हमने अपने अंतर्दृष्टि को डेवलप कर लिया तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अंतर्दृष्टि से। लर्निंग कैन हैपन सडनली थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इनसाइट। जो लर्निंग है, मतलब ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने इनसाइट्स पे ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि होल जो पार्ट है उससे ज़्यादा है, और जो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे हम इनसाइट लर्निंग से सॉल्व कर सकते हैं। और जो लोग थे जो इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में मानते थे वो ये 3 थे। एक्लेक्टिक फिलोसॉफी के बारे में पढ़ेंगे। जो eclecticism is the philosophy that involves selecting and combining the best ideas and principles from various philosophies and into a unified approach। कहने का मतलब जितनी भी साइकोलॉजी अभी तक हमने पढ़ी है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये बिहेवियरिज्म, आदर्शवाद, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म, ह्यूमनिज्म, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, जितनी भी हमने अभी तक साइकोलॉजीज पढ़ी है उसके अंदर जितने भी अच्छे वो हैं पार्ट्स, उसको कंपाइलेशन कॉम्बिनेशन होता है
उसे कहते हैं एक्लेक्टिज्म। मतलब ये एक एक्लेक्टिक फिलोसॉफी होती है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि फ्यूजन ऑफ नॉलेज कंबाइन आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम डिफरेंट फिलोसफीज टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल अप्रोच। कहने का मतलब जितनी भी फिलोसफी साइकोलॉजी जितनी भी हैं उसके अंदर से अच्छे अच्छे आइडियाज को कंबाइन करना और एक फ्यूजन नॉलेज का ज्ञान का फ्यूजन बनाना। फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्ट्स एंड ब्लेंड एजुकेशनल मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर एंड चेंजिंग टाइम्स। सो जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए मतलब हम अडेप्ट करनी चाहिए हर एक सिचुएशन। जैसे कोई भी सिचुएशन है तो उसमें हम अडेप्ट करनी चाहिए, इसलिए सही जितने भी वो अच्छे अच्छे आइडियाज हैं उसी उसका फ्यूजन ही एक्लेक्टिक फिलोसॉफी होती है। प्रैक्टिकलिटी फोकसेस ऑन इफेक्टिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बाय सेलेक्टिंग व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर एंड द करंट सिचुएशन। मतलब प्रैक्टिकलिटी कौन सी चीज़ है ना इस करंट सिचुएशन में बेस्ट है, क्या वो प्रैग्मेटिज्म बेस्ड है या नेचुरलिज्म। तो इनमें से जो भी साइकोलॉजी फिलोसॉफी करंट सिचुएशन बेस्ड होगी उसे प्रैक्टिकल तौर पे अपनाना। बैलेंस एम्स फॉर अ वेल राउंडेड एजुकेशन बाय हार्मोनाइजिंग आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड अदर फिलोसफी। जितनी भी फिलोसफीज हैं हमने पढ़ी हैं उन सबको एक बैलेंस्ड वे में अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाना, उसको कहते हैं एक्लेक्टिक फिलोसफी। आज की इस वीडियो में हमने जितनी भी फिलोसफीज हैं उनके बारे में पढ़ा, एजुकेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, एजुकेशन के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मल मतलब फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है।